साल के 1 लाख रुपए आपकी अगली सरकार डाल देगी। हर महीने ठकाठक 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 8,500 रुपए। मोदी देश से गरीबी खत्म करने के मिशन में जुटा है। भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। आजकल दिल्ली में है जेर बहस ये मुद्दा। लगभग 45 साल पहले दुष्यंत कुमार की लिखी गजल का शेर अभी अभी हमने आपको सुनाया। इन सालों में देश में सैकड़ों योजनाएं बनी, विकास के वादे हुए, सरकारें बदली, फिर भी जेर बहस अभी भी रोटी ही है। जेर बहस यानी जिस पर चर्चा या बहस हो रही हो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हालिया रिसर्च कहती है देश में 7 से 8 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। ये हाल तब हैं जब 1622 रुपये प्रति माह से ज़्यादा खर्च कर रहे लोग गरीबी रेखा के अंदर नहीं आते। 1622 रुपये प्रति माह गांव का आंकड़ा है। शहरी क्षेत्रों में अगर आप 1929 रुपये प्रति माह खर्च कर रहे हैं तो आप गरीब नहीं माने जाएंगे। भारत सरकार का थिंक टैंक नीति आयोग गरीबी को अलग तरीके से नापता है। नीति आयोग के अनुसार भी भारत में 15 करोड़ लोग गरीब हैं। आंकड़ों से तर सरकार की नीतियां भी इशारा देती हैं। नरेंद्र मोदी सरकार 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देने पर अपनी पीठ थपथपा रही है। वहीं राहुल गांधी खुले मंच से हर गरीब को साल भर में 1 लाख रुपए देने का वादा कर रहे हैं। बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि आज़ादी के 77 साल बाद भी भारत के लोग इतने गरीब क्यों हैं और इसका हल क्या है? क्या फ्री राशन या फ्री में अकाउंट में आने वाला पैसा गरीबी दूर करेगा? आज के इस एपिसोड में करेंगे इसका पूरा विश्लेषण। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज आसान भाषा में। गरीबी एक बहुत सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, माने समय, परिस्थिति, लोकेशन के हिसाब से गरीबी की परिभाषा बदल जाती है। इसे कंपैरेटिव पॉवर्टी कहते हैं, माने किसी से कंपेयर करने पर गरीबी महसूस हो। जैसे एक करोड़पति व्यक्ति अगर किसी झोपड़पट्टी में जाए तो वो अमीर कहलाएगा, लेकिन अगर वही व्यक्ति इलॉन मस्क से अपना कंपैरिजन करेगा तो गरीब कहलाएगा। इसलिए गरीबी का मापदंड बनाना जरूरी होता है। इसी मापदंड को गरीबी रेखा कहते हैं। एक अनुमान लगाया जाता है कि व्यक्ति की इनकम अगर इतनी है या खर्च इतना है तो व्यक्ति गरीब नहीं कहलाएगा। भारत सरकार ने समय समय पर गरीबी रेखा तय करने के लिए कई कमिटीज बनाई। साल 2008 में तेंदुलकर कमेटी बनी। उसके हिसाब से यदि कोई ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति 27 रुपये एक दिन में खर्च करता है तो वो गरीब नहीं कहलाएगा, और अगर शहर में रहने वाला कोई व्यक्ति 33 रुपये एक दिन में खर्च करता है तो उसे भी गरीब नहीं कहा जाएगा। आम अनुभव से हम सभी जानते हैं इतने पैसे में एक टाइम का खाना मिलना भी नामुमकिन सा है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि उसके बाद भी साल 2008 में देश के लगभग 22% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। वर्तमान हालत क्या है जानने के लिए हाल ही में एसबीआई ने 2008 वाली गरीबी रेखा को महंगाई से जोड़कर एक अनुमान लगाया। उसके हिसाब से अगर ग्रामीण क्षेत्र में कोई व्यक्ति दिन का 54 रुपए खर्च करता है तो वो गरीब नहीं है, और शहर में रहने वाला व्यक्ति अगर दिन का 64 रुपए खर्च करता है तो वो गरीब नहीं कहलाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, शहरों में 1 लीटर पैकेट वाले दूध की कीमत 66 रुपए है। गरीबी रेखा वाला जो मापदंड है जो 64 रुपए है उससे 2 रुपए ज्यादा। उसके बाद भी देश में 7 करोड़ लोग इस गरीबी रेखा के नीचे हैं। गरीबी का आंकड़ा पहले के मुकाबले कम हुआ है, लेकिन फिर भी ये संख्या करोड़ों में है। सिर्फ यही नहीं, आगे देखिए, वर्ल्ड बैंक, संयुक्त राष्ट्र की संस्था जो दुनिया के कई देशों को डेवलपमेंट के लिए पैसा देती है, उसके हिसाब से अगर एक व्यक्ति एक दिन में $2.15 माने 178 रुपये खर्च करता है तो उसे वर्ल्ड बैंक गरीब नहीं मानती। हालांकि आंकड़ा काफ़ी कम हुआ है, लेकिन आज भी जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं उनकी गिनती करोड़ों में है, जैसा अभी हमने बताया भी। अगर हम इस आंकड़े के हिसाब से देखें तो पता चलता है कि भारत में 2021 में 11.9% लोग गरीब हैं, यानी लगभग 15 से 16 करोड़ लोग। ये तो बात हुई पैसे की गरीबी की, लेकिन नीति आयोग जो देश की एक सम्मानित संस्था है, सरकार का पॉलिसी थिंक टैंक है, इसने गरीबी का एक अलग पैमाना रखा है। इसे कहते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। इसमें क्या होता है, कई बेसिक ज़रूरतों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इन पैमानों को ध्यान में रखकर देश में गरीबी का हाल मापा जाता है। इसके हिसाब से देश में गरीबी कम हुई है, लेकिन देश में अभी भी 11% लोग इन चीज़ों से दूर हैं, माने गरीब हैं। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल है कि वक्त वक्त पर बदलती सरकारों, उनकी योजनाओं, नेताओं के भाषणों के बावजूद भारत में लोग इतने गरीब क्यों हैं? कहाँ चूक हुई है हमसे? कहीं ऐसा तो नहीं गरीबी को समझने में ही हमसे कोई गलती हुई हो?
मैकेंजी अमेरिका की एक नामी कंपनी है। मैकेंजी ने एक टीवी न्यूज़ चैनल पर एक प्रेजेंटेशन दिया था। इसमें कंपनी के मैनेजिंग पार्टनर बॉब स्टर्नफर्स का कहना था कि गरीबी को समझने के लिए हमें अपना नज़रिया बदलना होगा। अभी तक हम गरीबी को मापने के लिए गरीबी रेखा का इस्तेमाल करते आए हैं, लेकिन स्टर्नफर्स के अनुसार अब हमें इसकी जगह एम्पावरमेंट लाइन को इस्तेमाल में लाना होगा। ये क्या होती है? गरीबी रेखा हमें बताती है इंसान की कमाई कितनी हो कि वो मूलभूत सुविधाएं हासिल कर सके, जैसे रोटी और कपड़ा। अब इसकी जगह एम्पावरमेंट लाइन को देखिए। लाइन हमें बताती है कि कितनी आय पर व्यक्ति अच्छी सुविधाओं वाली जिंदगी जी सकता है। मैकेंजी ने एम्पावरमेंट के 5 पैरामीटर्स बताए हैं। एक्सेस और स्किल। एक्सेस माने भारत के प्रोडक्शन को विदेशी बाजारों में पहुंचाना। वहीं स्किल डेवलपमेंट का मतलब लोगों को स्किल्ड बनाना, काबिल बनाना। इस काम के लिए भारत में स्किल इंडिया मिशन या अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम चल रहे हैं। दूसरा पैरामीटर है अफोर्डेबल हाउसिंग, माने सस्ते आवास, जिसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाएं हैं। एम्पावरमेंट का तीसरा पिलर है हेल्थ केयर फॉर ऑल, यानी सबके लिए अस्पताल, हेल्थ बीमा जैसी योजनाएं। भारत में हेल्थ बीमा के नाम पर केंद्र और राज्य सरकारें कई स्कीमें चलाती हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, अच्छे अस्पताल अभी भी दूर की कौड़ी हैं। चौथा पैरामीटर है पोषण और 5वां है एजुकेशन। शिक्षा का अधिकार जैसे कानून भारत में लंबे समय से लागू, लेकिन सरकारी स्कूलों में टीचरों की कमी और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी एक बड़ी समस्या है। एम्पावरमेंट लाइन के नज़रिए से अगर गरीबी को देखा जाए तो हमें समझ में आएगा कि गरीबी को हटाने में दिक्कत कहाँ आ रही है। देश की सरकारें हों या विपक्ष, फोकस एम्पावरमेंट पर कम होता है। 2 उदाहरणों से इसे आप समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं कि भारत जल्द ही 5 ट्रिलियन इकॉनमी बन जाएगा। एक दावा यह भी है कि 2027-28 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। विडंबना ये है कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे देश के 80 करोड़ लोग राशन के लिए सरकारी सहायता पर निर्भर हैं। केंद्र सरकार ने जो मुफ्त राशन वाली स्कीम कोविड के समय शुरू की थी, उसे 2028-29 तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना में सरकार ने 2023 में 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। अगर हम इसी ट्रेंड से चलें तो अगले 5 साल में इस योजना में लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा। क्योंकि देश में लोग खाने के मोहताज हैं, इसलिए एक नज़रिए से स्कीम जन कल्याणकारी लगती है। अब यहाँ एम्पावरमेंट का नज़रिया समझिए। इसके हिसाब से 10 लाख करोड़ की रकम को दूसरे तरीकों से भी खर्च किया जा सकता है। इस रकम से 571 IITs बन सकते हैं, 400 से ज़्यादा एम्स बनाए जा सकते हैं, 8,500 से भी अधिक वंदे भारत ट्रेनें चलाई जा सकती हैं, या फिर मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे जैसी 10 एक्सप्रेसवे बन सकते हैं। अब आप कहेंगे कि एक तरफ गरीब भूख से मर रहा है और यहाँ आप IIT IIM की बात कर रहे हैं, तो ये वही बात हो गई, घर में बच्चा भूखा है और उसको दूध की जगह आप कह रहे हैं इसे कोचिंग में डाल दीजिए। हालांकि बात ऐसी बिल्कुल नहीं है। आपने वो कहावत सुनी होगी, किसी भूखे को रोज मछली देने से बेहतर है उसे मछली पकड़ना सिखा दीजिए। एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट भी कुछ ऐसे ही काम करता है। ये बात बिल्कुल ज़रूरी है कि लोगों को भरपेट भोजन मिले। ये गरीबी का तात्कालिक सोल्यूशन है, लेकिन लॉन्ग टर्म में गरीबी मिटाने के लिए ज़रूरी है लोगों को अच्छी स्किल्स और एजुकेशन मिले, उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें, ताकि गरीबी उन्मूलन का एक सार्थक जरिया मिल सके, गरीब के हाथ मजबूत हों। अब यही बात एक और उदाहरण से देखिए। अब राहुल गांधी के वादे का खर्च समझ लेते हैं। अगर नीति आयोग, जो एक सरकारी संस्था है, उसके गरीबी के आंकड़े को मानकर हिसाब लगाया जाए तब क्या बात सामने आती है? यही कि अगर ये पैसा इस स्कीम की जगह एम्पावरमेंट में खर्च किया जाए तब देश के लोगों को बेहतरीन शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सकता है। एम्पावरमेंट का नजरिया इस तरीके का समर्थन करता है, लेकिन जैसा पहले कहा, इस तरीके का मतलब नहीं कि गरीबों को तुरंत मिलने वाली किसी सुविधा को रोका जाए, पर फोकस मछली पकड़ के देने के बजाय मछली पकड़ना सिखाने पर है। शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सार्थक निवेश और कदम उठाए जाने जरूरी हैं ताकि गरीब लोग एम्पावर्ड हों। एम्पावरमेंट का नजरिया इस तरीके का समर्थन करता है, लेकिन जैसा पहले कहा, इस तरीके का मतलब नहीं है कि गरीबों को तुरंत मिलने वाली किसी सुविधा को रोका जाए, पर फोकस मछली पकड़ना सिखाने पर होना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सार्थक निवेश और कदम उठाए जाने ज़रूरी हैं ताकि गरीब लोग एम्पावर हों। एम्पावरमेंट का नज़रिया कहता है कि अगर गरीबी उन्मूलन के इस तरीके को फॉलो किया जाए तो इससे सरकारी खजाने को भी फ़ायदा पहुंचेगा। कैसे? इसके पीछे इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट है, मल्टीप्लायर इफेक्ट। इसको भी समझते हैं। अगर सरकार ने इन चीज़ों पर खर्चा किया तो उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाएगा, यानी वो खर्च जिससे किसी प्रकार का एसेट या संपत्ति का निर्माण होता है, जैसे रेलवे स्टेशन, रोड, ट्रेन, एयरपोर्ट। कैपिटल एक्सपेंडिचर से पैदा होता है मल्टीप्लायर इफेक्ट।
मान लेते हैं सरकार एक हाईवे बनाने में 1000 करोड़ खर्च करती है। स्वाभाविक है ये खर्चा कॉन्ट्रैक्टर, इंजीनियर, मटेरियल सप्लायर और मजदूरों में बटेगा, यानी 1000 करोड़ सरकार के खजाने से निकलकर इन लोगों की जेबों में आ जाएंगे और साथ ही एक हाईवे भी बनकर तैयार हो जाएगा। मान लीजिए लोग अपनी कमाई का 20% बचत करते हैं, बाकी 80% खर्च करते हैं। कमाए गए पैसे से कोई टीवी खरीदेगा, कोई स्कूटी खरीदेगा, तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। इस तरह 1000 करोड़ में से 80% यानी 800 करोड़ मार्केट में वापस आ जाएंगे। इससे डिमांड में इजाफा होगा, बाजार में तेजी आएगी, इकॉनमी को इन टर्न फायदा मिलेगा। इकॉनमी में तेजी से लोगों की कमाई में इजाफा होगा। इस तरह से साइकिल चलती रहती है। अंत में 1000 करोड़ रुपए इकॉनमी में घूमते घूमते 5000 करोड़ बन जाते हैं। इसी को कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। इससे सरकारी खजाने को भी फायदा होता है। फरवरी 2022 में निर्मला सीतारामन ने संसद में बताया था कि जब सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर में 1 रुपया खर्च करती है तो उसे साल में लौट कर मिलते हैं 2.45 रुपए। वहीं दूसरी तरफ एक्सपेंडिचर है, यानी वो खर्चा जो सरकार अलग अलग सेवाएं देने में या सब्सिडी देने में करती है। तो 1 रुपए के खर्चे के बदले सरकार को सिर्फ 45 पैसे ही मिलते हैं। जन कल्याण की इकोनॉमिक्स कहती है कि लोगों को सोशल सेफ्टी नेट देने के लिए खर्च जरूरी है, चाहे इसमें सरकार को जो भी घाटा हो, क्योंकि सरकार सिर्फ फायदा कमाने वाला बिजनेस नहीं, लेकिन साथ ही जरूरी है कि मूलभूत सुविधाएं, स्कूल, कॉलेजेस, बस, ट्रेन, हॉस्पिटल में निवेश किया जाए, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो लंबे समय में गरीब आदमी को सपोर्ट देती हैं ताकि वो गरीबी से बाहर निकल पाएं। आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जाते जाते एक जरूरी सूचना भी सुनते जाइए। ललन टॉप की चुनाव यात्रा शुरू हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं हम आपके गांव या शहर में आएं तो आप बताइए कि क्या है आपकी लोकसभा सीट का नाम और कौन से फैक्टर्स इस सीट को बनाते हैं खास। बताना कहाँ है उसके लिए chunav@lalontop.com पर मेल कीजिए। सब्जेक्ट में मेरी सीट कवर करो लिखना ना भूलिएगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को भी जरूर भरें। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए हमारे साथी आकाश सिंह। देखते रहिए दी ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।